हेलो गुड मॉर्निंग ऑल। आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टैप हिमाचल पे। तो आज हम लोग देखेंगे कि आज के दिन यानी कि 13 अप्रैल को अलग अलग न्यूज़पेपर्स में हम लोगों को कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स देखने को मिली। तो सबसे पहली जो हाईलाइट है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन या डिसबर्समेंट ऑफ सब्सिडी से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस स्पेसिफिक समय में हमारे यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको अगर गवर्नमेंट की सब्सिडी अवेल करनी है, जैसे मान लीजिए उन्होंने कोई फर्टिलाइज़र परचेज़ करना है, कोई मशीनरी परचेज़ करनी है, तो इस स्पेसिफिक समय में जो सिचुएशन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है कि सबसे पहले ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास जाएंगे, उनसे सब्सिडीज़ जो है उसको अप्रूव करवाएंगे, उसके बाद जाके पेमेंट करेंगे और तब जाके जो है वो इनके पास जो मशीनरी है वो पहुंचेगी। लेकिन अभी गवर्नमेंट के द्वारा जो वो एक नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है और ये जो स्पेसिफिक सिस्टम है इसका नाम है CDP सुरक्षा, यानी कि क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुरक्षा। और अगर हम लोग सुरक्षा की फुल फॉर्म की यहाँ पे बात करेंगे तो देखिए प्रीलिम्स में इस तरह के सवाल हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो सुरक्षा की जो फुल फॉर्म है वो है सिस्टम फॉर यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज एंड सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंस। तो इसकी जो प्रोसेस है उसको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। क्लियर? इसमें क्या रहेगा कि जो फार्मर है वो सबसे पहले एक पोर्टल के ऊपर जाएगा। क्लियर? उस पोर्टल के ऊपर जो भी उसने मशीनरी परचेज करनी है उसको सेलेक्ट करेगा और जितनी पेमेंट फार्मर के द्वारा की जानी है फार्मर उस स्पेसिफिक पेमेंट को देगा। फिर वो सीधा जो वेंडर जिसने उस स्पेसिफिक चीज़ को फार्मर को प्रोवाइड करना है उसके पास जो है सीधी रिक्वेस्ट चली जाएगी। फार्मर के पास जो है वो एक रिसिप्ट जनरेट होगी। क्लियर? अब जो वेंडर है, वेंडर जैसे ही उस चीज़ की डिलीवरी जो वो फार्मर को दे देगा तो गवर्नमेंट के द्वारा ऑटोमेटिकली जो है वो वेंडर को जो सब्सिडी की रिमेनिंग पेमेंट है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो प्लेटफॉर्म है वो फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो इस तरह की जो स्पेसिफिक डेवलपमेंट है जो हम लोगों को एग्रीरियन या एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर देखने को मिलती हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है और हम लोगों को जो वो काफ़ी ज़्यादा सवाल या काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो वो यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर? तो इसको जब आप लोग एक बार देख लीजिए। तो ये बेसिकली हॉर्टिकल्चर सेक्टर जो है वो उससे रिलेटेड है। तो हॉर्टिकल्चर स्पेसिफिक टाइम पे अगर हम लोग बात करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड की, GVA की, तो अप्रॉक्सीमेटली 1/3 पार्ट GVA का जो है वो हॉर्टिकल्चर के ऊपर आधारित है। तो इस टाइम पे हॉर्टिकल्चर जो है हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। क्लियर? यहाँ तक होपफुली जो है आप लोगों को पूरी की पूरी जो न्यूज़ है वो समझ आ चुकी होगी। अब चलिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। तो अगर हम लोग जो अब अगली न्यूज़ की बात करेंगे तो नेक्स्ट न्यूज़ जो है ये बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ रिलेटेड है वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग से। तो देखिए अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ये देख पा रहे हो तो आप लोगों को जो है यहाँ पे रिंग्स देखने को मिल रही हैं। क्लियर? तो ये जो न्यूज़ है ये स्पेसिफिक जो रिंग्स है ये एक वोल्केनो है, वोल्केनो एटना, जो कि आपको सिसिली आइलैंड के ऊपर देखने को मिलेगा जो कि इटली के अंदर है। क्लियर? तो बेसिकली जो वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग्स आप लोगों को बनती हुई देखने को मिलती है इसका सबसे बड़ा कारण होता है जब वोल्केनो से हम लोगों को वाटर वेपर्स जो है वो बड़ी ज़्यादा मात्रा में बाहर देखने को मिलते हैं, निकलते हुए देखने को मिलते हैं। तो वाटर वेपर्स की जो शेप है वो इस तरह से आती है जिसके कारण जो भी इसको हम लोग वॉल्केनिक वॉर्टेक्स रिंग कहते हैं। और जो माउंट इटना है वहाँ पे जो वो हमें सबसे ज़्यादा वाटर जो है वो रिलीज़ होता हुआ देखने को मिलता है स्पेसिफिक वोल्केनो से। क्लियर? तो यही कारण है ये हमारे लिए जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग इटना की बात करेंगे तो कम से कम 5 लाख साल पहले से जो है इसका इतिहास जो है उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो हमारे लिए जो वो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट यूनेस्को के द्वारा जो डिक्लेयर की जाती है उसका भी ये हिस्सा है। तो बेसिकली प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हम लोगों के लिए वाली जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट। तो देख लीजिए यहाँ पे देख लीजिए ये आपका सिसिली आइलैंड आ गया जहाँ पे जो आप लोगों को माउंट इटना जो वो ईस्टर्न साइड के ऊपर देखने को मिल रहा है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर मूव करते हैं। अगली जो न्यूज़ है देखिए कल के जो आप लोगों ने कल भी इसके बारे में पढ़ा था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो इस बेसिकली जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत हर एक कैंडिडेट जो कि इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसको बेसिकली अपने जो एसेट्स हैं, क्लियर, उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, यानी कि जो उसका इकोनॉमिक स्टेटस है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसका जो क्रिमिनल स्टेटस है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है, उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो उसी के ऊपर जो वो सुप्रीम कोर्ट का भी रिसेंटली जो वर्डिक्ट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बड़ी मटेरियल सब्सटेंस है यानी कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही वो डिक्लेयर करेगा, उसको हर चीज़ की मेरे घर में कितने चम्मच हैं, कितनी कटोरियाँ हैं वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसिकली इस केस की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये केस सीधा सीधा जो है वो रिलेटेड है अरुणाचल प्रदेश में एक MLA थे जो इंडिपेंडेंट जीते थे जिनका नाम था करिखोकरी। क्लियर? तो इनका जो बेसिकली इलेक्शन था जीत गए थे ये, लेकिन जो कैंडिडेट हारे थे उनके द्वारा जो है वो इनके खिलाफ केस किया गया था। तो उनके बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं किए। तो उनके ऊपर जो एक्विजिशन था ये था कि इनकी जो वाइफ है उसके पास मारुति वैन है, स्कूटी है, इनके बेटे के पास मोटरसाइकिल है। इसको जो इलेक्शन एफिडेविट है उसमें उनके द्वारा जो है रिलीज़ नहीं किया गया था। और ये जो केस किया गया था ये हाई कोर्ट के अंदर केस किया गया था और हाई कोर्ट जो है
उसने इनकी जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया था। फिर इसके बाद जाके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दर्ज किया और उसी के ऊपर जो है वो पूरे का पूरा जो डिसीजन है वो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिया गया। क्लियर। तो अभी सुप्रीम कोर्ट यही कह रहा है कि ये जो साइजेबल एसेट्स होने चाहिए, क्लियर, सब्सटेंशियल एसेट्स होने चाहिए, और ये केस टू केस जो आप लोगों को वेरी होते हुए देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो राइट टू प्राइवेसी का जो एस्पेक्ट है स्पेसिफिकली फॉर द कैंडिडेट्स उसको यूज़ कर रहा है कि उनको हर एक चीज़ जो है उसको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, उनको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन्हीं को ही वो डिस्क्लोज करेगा। तो ये एक जजमेंट जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के ऊपर जो वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हमारे द्वारा अटैच की गई है, क्लियर, कि किस किस आधार के ऊपर जो है किस किस की डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। और बहुत बार ये जो सेक्शन है ये ध्यान रखेंगे आप लोग, सेक्शन 123 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 विच बेसिकली डील्स विद दी करप्ट प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द इलेक्शंस। तो ये जो है वो आप लोग पढ़ लेना कि क्या क्या चीज़ें जो इसके अंदर मौजूद हैं। प्रीलिम्स में और मेंस में भी इसके ऊपर जो हम लोगों को प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ बेसिकली है स्विट्ज़रलैंड पीस बिड से रिलेटेड है। तो G7 की जो मीटिंग है, क्लियर, वो इटली के अंदर जो वो 17 से 15 जून के बीच में हो रही है। और उसी दौरान जो है वो स्विट्ज़रलैंड प्लान कर रहा है कि एक पीस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करे। पीस कॉन्फ्रेंस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जो यूक्रेन और रशिया के बीच में स्पेसिफिक टाइम पे हमें वॉर देखने को मिल रहा है उसको किस तरह से जो वो रोका जाए। और वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड बेसिकली जो वो इंडिया की प्रॉपर पार्टिसिपेशन चाह रहा है। तो यहाँ पे पूरा आपको बैकग्राउंड देखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ स्विट्ज़रलैंड का जो इतिहास है मीडिएशन करने में, क्लियर, और इनका इतिहास जो वो 18-19 सेंचुरी तक जो एक्सटेंड होता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान और इंडिया के दौरान भी रहा, क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो जब श्रीलंका के अंदर प्रॉब्लम्स हुई थी वहाँ पे भी इनकी जो वो इन्वॉल्वमेंट रही। तो कहीं ना कहीं ये एक कंट्री जो वैसे कंसीडर की जाती है जिनका जो पूरे का पूरा हिस्ट्री है वो मीडिएशन के सराउंडेड ही घूमता है। तो उसी तर्ज के ऊपर जो वो एक पीस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पे जो है ये चाह रहे हैं कि इंडिया जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करे। तो आप इस कॉन्फ्रेंस का एक बेसिक जो एस्पेक्ट है वो आप लोग यहाँ से पिक कर सकते हो। वैसे इन जनरल शायद अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फ्रेंस हो रही है, जब होगी तो हम लोग इसको एक बार देख लेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, GS2 से रिलेटेड एक जनरल सी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे एक ऐसी खबर है, अभी हालांकि बहुत पुष्टि इसकी तो नहीं हुई है, जहाँ पे जो तालिबान है, जो सिख और हिंदू हैं, उनकी जो ज़मीन है उनको ये वापस कर रहा है। और उसी के ऊपर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उनका एक कमेंट आया है कि इट इज़ अ पॉजिटिव मूव। तो कहीं ना कहीं तालिबान जो स्पेसिफिक टाइम पे अपने आप को इंटरनेशनली एक्सेप्ट करवाने की कोशिश कर रहा है, उस तर्ज में ये कदम जो है उठाया गया और इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हम लोगों को इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशंस के ऊपर भी देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, प्राइवेट पैराग्लाइडिंग स्कूल शट इन बीड। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ समय पहले बीड बिलिंग में जो है वो एक बहुत बड़ी मिस हैपनिंग हुई थी, जिसके कारण जो प्राइवेट पैराग्लाइडिंग स्कूल्स थे उनको शट डाउन कर दिया गया है। और अभी जो पूरा प्रोसेस होगा वो यही है कि नए रूल्स बनेंगे, उसके बाद जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो स्कूल्स को जो है वो रजिस्टर करेगा, वेदर स्टेशन जो है उनकी फॉर्मेशन की जाएगी, क्लियर। और उसके साथ साथ जो फ्लायर्स हैं उनको प्रॉपरली मैनुअल दिए जाएंगे, क्लियर, नॉर्म्स बताए जाएंगे और एरियाज़ बताए जाएंगे जहाँ पे मिसहैपनिंग हो सकती है। तो देखिए ये जो 4 पॉइंट आपको लिखे हुए हैं ये बेसिकली आप लोगों के लिए मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में तो शायद यहाँ से सवाल नहीं बनेगा। तो मेंस पर्सपेक्टिव से जब हम लोग बात करेंगे तो जो रिसेंट मिसहैपनिंग हुई है उनको कैसे कर्व किया जा सकता है, तो जो 4 स्टेप फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है ये प्रेजेंटली इस टाइम पे जो हमारे लिए यूजफुल है। फ्यूचर में जैसे ही कोई नई स्कीम या पॉलिसी आ जाएगी तो उसको जो आप लोगों ने एक बार पिक कर लेना है, उठा लेना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। देखिए ये न्यूज़ जो है वो आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा, नॉर्मली हर बार जो है वो कोई ना कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो आप लोगों ने पढ़नी ही पढ़नी है। तो ये जो 2 आर्टिकल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ट्रिब्यून के अंदर, फर्स्ट इज कोर्ट मस्ट स्टेम रॉट एंड सेकंड इज रेज द पॉलिटिकल बार। तो देखिए अगर मैं पहले वाला जो हिस्सा है इसकी मैं बात करूंगा तो बेसिकली जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की हम लोग बात करते हैं, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब है जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट, जैसे यही स्पेसिफिक डाटा जो अब हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यही स्पेसिफिक डाटा में यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जितने कैंडिडेट्स के द्वारा जो है वो 2024 इलेक्शंस के अंदर अभी तक जो है वो एफिडेविट्स डाले गए हैं, 1618 कैंडिडेट्स ने डाले हैं, उनके खिलाफ उनमें से जो 252 कैंडिडेट्स यानी कि 15.57% ऐसे हैं जिनके खिलाफ जो वो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, क्लियर। और इसके साथ साथ दूसरा इन्होंने डाटा यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अगर हम लोग बात करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्लियर, तो अगर हम उसकी बात करेंगे तो प्रेजेंटली 43% जो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऐसे, मतलब कैंडिडेट्स तो कम है लेकिन जब परसेंटेज में जीत के आप लोगों को कैंडिडेट देखने को मिलेंगे तो वहाँ पे जो परसेंटेज है क्रिमिनलाइजेशन या क्रिमिनल कैंडिडेट्स की वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, क्लियर। तो इसी तर्ज के ऊपर ये बेसिकली जो है वो पूरे का पूरा कि किस तरह से जो है वो क्रिमिनलाइजेशन को रोका जा सकता है और ये जो डाटा है वो बहुत ज़्यादा वरिंग है, क्लियर। इसी के ऊपर जो वो पूरे का पूरा जो ये आर्टिकल है ये बिल्ड किया गया है। दूसरा जो आर्टिकल है ये भी
स्टार्टिंग में इसी चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये दूसरी साइड बता रहा है। दूसरी साइड का मतलब क्या है, ये बता रहा है कि किस तरह से जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्योंकि वो पब्लिक स्फेयर में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी जो है वो बहुत सारे धरने प्रदर्शन होते रहते हैं, जिसके कारण अगर उनके फॉलोअर्स के द्वारा भी कोई काम किया गया तो नॉर्मली जो एक्शन या नॉर्मली जो केस है वो उनके खिलाफ दर्ज होता है। तो ये कहते हैं कि जी जो केसेस हैं वो स्पेसिफाई होने चाहिए कि जो क्रिमिनल केसेस हैं वो किस तरह के क्रिमिनल केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, क्लियर, मर्डर का किसी तरह का जो वो इल्ज़ाम है, क्लियर, या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ का कोई इल्ज़ाम है, तो उसके तहत वो हाईलाइट होना चाहिए कि कौन कौन सी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है। लेकिन उसके साथ ये भी कहते हैं कि इसका पॉलिटिकल मिसयूज़ भी हो सकता है कि फ्यूचर में, क्योंकि पुलिस जो वो काफ़ी हद तक जो रूलिंग पार्टी है उसके नियंत्रण में काम करती है, तो आसान भाषा में ये वाला जो है वो थोड़ा सा जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में, जहाँ पे जो पॉलिटिशियन जिनके ऊपर क्राइम के इल्ज़ाम लगते हैं, उनका एक छोटा सा डिफेंस है कि किस तरह से जो है एक एग्जिस्टिंग सिचुएशंस है जहाँ पे जो अगर हम लोग बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी ना कर पाए। तो ये दोनों आर्टिकल जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट पैराग्राफ सेम है, दूसरा पैराग्राफ जो आप लोगों को अलग देखने को मिल रहा है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, क्लियर। ये स्पेसिफिक अलग अलग मीटिंग्स हैं, कौन कौन सी अलग अलग जो हैं वो अभी तक केसेस हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से वाला जो आर्टिकल है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे तो आजकल जो है वो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आ रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। तो स्पेसिफिक आर्टिकल में यही बताया गया है कि किस तरीके से 3 स्टेप्स दिए गए हैं कि किस तरह से 3 स्टेप्स के ज़रिए हम लोग जो एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पे जो यूथ है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट ऑब्वियसली है, उसके साथ साथ जो इंडियन स्टार्टअप्स की भी बात की गई है, जो ग्रीन ट्रांजिशन है उसकी भी बात यहाँ पे की गई है, स्किल्ड है ना, क्लियर। तो ये सारे का सारा आर्टिकल जो इसको आप लोग एक बार रीड कर सकते हो कि किस तरह से जो है वो आप लोग एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इशूज़ उनको टैकल कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल है पोल हीट एंड ए फ्लैश पॉइंट। तो बेसिकली जो लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच का इशू है उसका जिक्र किया गया, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, यानी कि इंडिया और चाइना के बीच की जो बॉर्डर है उसके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ पे डिस्प्यूट्स हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे इनका जिक्र है। आप इस आर्टिकल को जो वैसे पढ़ सकते हो कि मेनली जो है वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में LAC में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हम लोगों को प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और वहाँ पे ये भी एक्नॉलेज किया गया कि कुछ क्षेत्र जो है वो इंडिया का, जो पहले इंडिया और चाइना जॉइंटली पेट्रोल किया करते थे, वहाँ पे चाइना ने जो इंडिया को आना बंद कर दिया है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जो लद्दाख के कंटेक्स्ट में इंडिया और चाइना के बीच का रिलेशन है उस तर्ज के ऊपर एक बार पढ़ सकते हो। ये मैप सारा देख सकते हो। हॉट स्प्रिंग आ गया, नॉर्थ बैंकॉक पोंगसो लेक आ गया, साउथ बैंक आ गया, गलवान वैली आ गया, ठीक है जी। इसके साथ साथ जो है वो दीपांशु प्लेन आ गया। तो ये जो है वो आप इनको जो है वो एक बार पढ़ सकते हो, क्लियर। तो ये सारे के सारे जो है वो हमारे प्रॉब्लम एरियाज़ आ गए चाइना के साथ, क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो ये है ये आप लोग ज़रूर एक बार पढ़िएगा। हर साल जो वो ASER की जो है वो रिपोर्ट रहती है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन। तो 2023 और 2022 की जो रिपोर्ट है उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसके ऊपर पूरे का पूरा आर्टिकल जो है वो बेस्ड है, जहाँ पे ये बताया गया है कि किस तरह से, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हाईलाइट लूँ तो 14 से 18 साल का जो बच्चा है, क्लियर, वो उनमें से सिर्फ 26% ही बच्चे ऐसे हैं जो सेकंड क्लास का, जो दूसरी क्लास का जो टेक्स्ट है उसको रीड कर पा रहे हैं। मतलब आप मानिए कि 10वीं तक वो हो गए हैं लेकिन वो सेकंड का टेक्स्ट जो है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ASER जो है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे सिर्फ ये नहीं चेक करेगी कि लिटरेसी कितना है, ये देखेगी कि जो एजुकेशन का स्टेटस है, लेवल है, वो कैसा है। जैसे इंग्लिश कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कितने लोग कर पा रहे हैं, क्लियर। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे लिटरेसी तो इंक्रीज़ हो रही है लेकिन जो एजुकेशन उसका लेवल इंक्रीज़ नहीं हो रहा। अगले पैराग्राफ में इसी का ही जिक्र किया गया है, क्लियर। उसके साथ साथ किस तरह से जो फ़ोन्स हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका यूजेस के ऊपर भी स्पेसिफिक जो रिपोर्ट है उसमें उसका जिक्र किया गया है। तो आई थिंक ये वाला आर्टिकल जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है अगर हम लोग एजुकेशन पर्सपेक्टिव से बात करें। और बहुत बार ASER की के ऊपर जो है वो हम लोगों को प्रश्न देखने को मिले हैं, क्लियर। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट न्यूज़। कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।